ये देखो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, दोबारा से बता देते हैं क्योंकि आज जो है थोड़ा ज्यादा बच्चे आए हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसको थोड़ा प्रॉपरली कर लेते हैं। दिख रहा है इसमें येलो कलर, रेड से करें। ये देखो, ठीक है, हरमेन इज अ 1 year old गर्ल, हर एल्डर ब्रदर इज 5 years old, व्हाट विल बी हरमेन्स एज व्हेन द रेशियो ऑफ देयर एज टू हर ब्रदर्स एज इज दिस। ठीक है, तो पहली वाली बारी में दोनों का क्या दिया हुआ है, एज दी हुई है पहले, जैसे एट प्रेजेंट अगर अभी हरमेन की एज कितनी है, हरमेन्स एज कितनी है, 1 year है। ठीक है, और ब्रदर्स एज कितनी है, 5 years है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हरमेन की एज तब निकालो जब दोनों की एज में रेशो 1:2 का हो जाए, तब उस समय हरमेन की एज क्या होगी। कल इसका आंसर गलत था, वो 5:10 नहीं आएगा। ठीक है, घर पे जाके मैं कर रही थी, तो इसमें क्या है हमें पता तो है नहीं, ऐसा बहुत बार हो सकता है जब उसका लेट एक्स, आप मान लो कि लेट आफ्टर एक्स ईयर्स रेशो ऑफ एजेस इक्वल टू 1:2। मान लिया कि x साल बाद, x हमें पता नहीं कितने साल बाद, x साल बाद दोनों की एज का रेशो 1:2 हो जाएगा। तो आफ्टर x ईयर्स, x साल के बाद जो हरमेन की एज है वो कितनी हो जाएगी, अभी 1 है ना, वो कितनी हो जाएगी 1 + x, है ना। जैसे अभी मेरी एज अगर 40 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 45। तो इसी तरीके से अभी हरमेन की एज 1 है तो 5 साल बाद, सॉरी x ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी 1 + x, और ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी x साल के बाद 5 + x। और हम ये कह रहे हैं कि x साल के बाद इनकी जो एज का रेशो है ना वो कितना है 1:2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि जो x साल की बाद की एजेस है, यानी ये हरमेन की और ये उसके भाई की, इनका रेशो कितना है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इसका प्रॉपर तरीका है करने के लिए। 1 + x अपॉन 5 + x इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 + x के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 + x के साथ, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 2x इक्वल टू 5 × 1 = 5 + 5x। x वाले एक साइड, नंबर एक साइड, तो कितना आ जाएगा, कुछ गलत करा मैंने 5x, अच्छा ये मैंने उल्टा कर दिया। 2 + 2x इक्वल टू 5 + x। ठीक है, तो 2x की तरफ x आ जाएगा माइनस में और 5 की तरफ 2 आ जाएगा नेगेटिव, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। यानी आफ्टर 3 इयर्स रेशो ऑफ एजेस इक्वल टू 1:2 होगा। ऐसा हम कह रहे हैं कि 3 साल के बाद उनकी एज का रेशो 1:3 होगा, सॉरी 2 होगा। आप चेक भी करेंगे, चेक कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक कैसे करेंगे, 3 साल के बाद जो हरमेन की एज होगी वो कितनी होगी बेटा, अभी 1 है ना, 3 साल के बाद 4 होगी, और उसके भाई की कितनी होगी 8। भाई की अभी क्या है 5, 3 साल बाद कितनी होगी 8। तो रेशो देख लो 4/8 कितना होगा 1/2, यानी 1:2। तो ये आप चेक करके भी देख सकते हो। ठीक हो गया, कर लो इसको नोट। ये इसका प्रॉपर ढंग है करने के लिए। कल गलत इसलिए था क्योंकि 5 साल के बाद एज 5 और 10 कैसे होगी। 5 साल के बाद हरमेन की एज तो 6 हो जाएगी ना, 1 + 5, भाई की तो 10 होगी, 5 + 5, लेकिन हरमेन की क्या होगी 6 हो जाएगी, तो इसीलिए 1:2 नहीं आएगा। ठीक है, उसमें हो गया। हरमेन की एज अभी 0 मानते तब होती 5 साल के। आगे बढ़ जाए, सबने नोट कर लिया, करिए इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो।
ये वाला क्वेश्चन अगला, कल इस पे बहस हो रही थी, मतलब बहस तो कुछ नहीं हो रही थी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सोचना। ये क्या कह रहा है कि हरमेन इज 1 year old, मेरा दिमाग भी कम था। द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशियो 37:2। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स अगर हो, ध्यान देना, इक्वल वॉल्यूम्स हो अगर, मैंने दोनों दो चीजें आपके पास, एक गोल्ड है और एक वाटर है, इनके अगर इक्वल वॉल्यूम्स होंगे, यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर गोल्ड है और 1 लीटर वाटर हो, 2 लीटर गोल्ड हो और 2 लीटर ही वाटर हो, 3 लीटर गोल्ड हो और 3 लीटर ही वाटर हो, 4 लीटर गोल्ड हो और 4 लीटर ही वाटर हो, मतलब वॉल्यूम अगर इक्वल है तो इनके मास का रेशो हमेशा ही 37:2 रहेगा, हमेशा ही इक्वल वॉल्यूम्स में। कैसे वॉल्यूम्स में? ऐसा नहीं है कि आपने गोल्ड ले लिया 2 लीटर और वाटर ले रहे हैं 4 लीटर तो फिर भी यही रेशो रहेगा, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं जब इक्वल वॉल्यूम होगा तब रेशो यही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि अगर 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम अगर, सॉरी मास अगर 1 kg है, 1 लीटर वाटर जो है ना उसका मास कितना है? 1 kg है। कितना है? 1 kg है। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर गोल्ड? तो 1 लीटर गोल्ड का मास कितना होगा? तो मान लिया लेट मास ऑफ 1 लीटर गोल्ड इक्वल टू x, है ना। अगर 1 लीटर गोल्ड का मास कितना है? x। ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम्स में हमेशा कितना रहना है उसका रेशो? 37:2, है ना। तो जो 37:2 होगा वही रेशो 1 और x का भी होगा। ये 1 kg है और ये भी 1 kg, मतलब x kg है, तो इनमें भी रेशो उतना ही होगा। इतना ही क्यों होगा? क्योंकि 1 लीटर ही है दोनों। और ये कह रहे हैं अगर इक्वल वॉल्यूम लोगे तो हमेशा रेशो तो यही रहेगा, है ना। क्या रहेगा? यही रहेगा। तो अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देने की, बेटा पहले नाम किसका लिखा है? गोल्ड का, और फिर नाम किसका लिखा है? वाटर का। तो ये पहला नंबर गोल्ड के लिए है, दूसरा वाटर के लिए है। तो ये गोल्ड के लिए है, ये वाटर के लिए, तो यहाँ भी गोल्ड वाला ऊपर ही आएगा। ठीक है। तो ये इसको x/1 लिखोगे, x/1 लिखोगे। देखो गोल्ड गोल्ड दोनों ऊपर आएंगे और वाटर वाटर का नीचे। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको दिख ही रहा है कि x इक्वल्स टू आ जाएगा 37 × 1/2, यानी 37/2। इतना kg, इतना kg क्या होगा? तो कल तुम जो 37 × 2 कह रही थी, मैंने तुमसे कहा तुम आसपास तो हो, लेकिन मतलब इंटू 2 नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 2। क्या करना है? डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्यों करा हमने ऐसा? इस रेशो को इसके इक्वल क्यों रखा? ये कह रहा है कि इक्वल मास के लिए, इक्वल वॉल्यूम के लिए हमेशा रेशो इतना ही रहेगा। तो हमको इसमें मास क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम तो दोनों का इक्वल ही लिया है। यानी 1 लीटर अगर हम गोल्ड वाटर ले रहे हैं तो 1 लीटर ही गोल्ड भी ले रहे हैं। और कल मैंने आपको मास में और वॉल्यूम में अंतर बताया था, जो बच्चे नहीं आए थे। वॉल्यूम तो क्या होता है कि कोई चीज कितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम है ना। और मास वो है जो उसके अंदर मटेरियल है। तो वॉल्यूम सेम होते हुए भी मास अलग अलग हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं कल दे रही थी कि इस पूरे कमरे को अगर आप रुई से भर दो तो वॉल्यूम तो रुई का भी इतना ही होगा, इस कमरे के वॉल्यूम के बराबर। अगर पूरा ठसाठस भर दिया, कहीं कोई जगह नहीं है, तो जितना इस कमरे का वॉल्यूम होगा उतना ही रुई का वॉल्यूम भी होगा। और इसी कमरे को तुम गेहूं से भर दो तो जितना इस कमरे का वॉल्यूम होगा गेहूं का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। तो वॉल्यूम दोनों का सेम, लेकिन मास क्या दोनों का सेम है? नहीं। तो मास अलग अलग हो सकता है वॉल्यूम सेम होने के बाद भी, क्योंकि वॉल्यूम वो होता है कि जितनी जगह कोई चीज ऑक्यूपाई करती है, चाहे 2D स्पेस में चाहे 3D स्पेस में। और वैसे वॉल्यूम निकालते किसमें? 3D में ही निकालते, 2D में तो आप एरिया निकालते। ठीक है। और मास वो है जो उसके अंदर मटीरियल, जैसे मेरे अंदर जितनी बाल खाल हड्डी नाखून सब है, वो क्या है? मास है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। नोट कर लिए इसको? कर लो, ये तुम्हें फिर लिखना नहीं आएगा कि कैसे लिखना है। यहां से लिखना कि
1 liter mass of 1 liter water equals to 1 kg और लेट मास ऑफ 1 liter बोर्ड इक्वल्स टू x kg. x kg लिखो, फिर लिखो we know that ratio of mass for equal volume of gold and water is always 37:2. तो उसके बाद फिर ये करोगे. वन अपॉन एक्स बाय मिस्टेक लिखा था, एक्स अपॉन 1 ही लिखना था वहां. पूरी रामायण खत्म हो गई, उसको समझ में नहीं आता है क्लास में क्या है. मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि गोल्ड यहाँ ऊपर लिखेंगे गोल्ड का, तो यहाँ भी तो गोल्ड ही ऊपर आएगा. तो गोल्ड को हमने एक्स सपोज किया है ना, गोल्ड के मास को, तो वहां मैंने ऊपर वाटर का लिख दिया. गोल्ड के सामने वाटर नहीं आएगा, गोल्ड के सामने गोल्ड ही आएगा. तो दैट वाज ह्यूमन एरर, ह्यूमन मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक जिसको कहते हैं. वो कह रहा है अभी तो 1 ऊपर था, अभी एक्स ऊपर. तो सारी रामायण खत्म हो गई. सीता किसका बाप था. क्लास में मैं सुनी नहीं रहा हूं कि हो क्या रहा है. ठीक है, वो कैलकुलेशन से एक्स ऊपर नहीं आया, गलती से एक्स ऊपर लिख दिया था, एक्स नीचे लिख दिया था, सॉरी डिनोमिनेटर में आया. तो ये अपने ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा खुला भी रखा करो. नींद में हूँ, नींद में बैठे हो, आगे बढ़ जाए. जल्दी नोट करो. फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स. अगला क्वेश्चन देखो. इट इज गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 acre ऑफ लैंड. अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो ये अच्छी खेती आप उसमें कर पाएंगे अगर 1 एकड़ में आप 10 टन क्या डालें, गाय के गोबर की खाद डालें तो. ठीक है, काउ मैन्योर डालें. अब ये कह रहा है, कहाँ गया, अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टोमेटोज इन अ प्लॉट साइज ऑफ 200 फीट बाय 500 फीट, माने जिसकी चौड़ाई 200 फीट है और लंबाई 500 फीट है. हाउ मच मैन्योर शुड बी बाय, तो उसको कितनी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब हम कैसे बता सकते हैं कितनी है. यहाँ देखो, मेरे पास एक खेत है, मैं फार्मर हूं, मेरे पास एक खेत है जो 200 फीट चौड़ा है और 500 फीट लंबा है, और मुझे ये पता है कि 10 टन गोबर की खाद लगती है 1 एकड़ के लिए. 1 एकड़ के लिए तो मेरे प्लॉट साइज की मैं अच्छी खेती करने के लिए मुझे कितनी गोबर की खाद की जरूरत है. भाई मैं ऐसे कैसे बता दूं, ये जो यूनिट दी है ये एकड़ में दी है, मुझे जो यूनिट दी है वो फीट में दी है. तो अलग अलग यूनिट के लिए कैसे बताया जा सकता है, तो दोनों को पहले एक यूनिट में बताना पड़ेगा. तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टन के 1 एकड़ में 1 एकड़, दोनों चीज पता होनी चाहिए. पहले तो 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी ना, इसका एरिया निकालूंगी अपने प्लॉट का, तो ये कितना होगा 5 2 10, 1 2 3 4, इतना स्क्वायर फीट हो गया. अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 एकड़ मतलब कितना स्क्वायर फीट है ना, ये तो पता होना चाहिए. तो ये कैसे पता चलेगा मुझे, अरे कितना है, हाँ 1 एकड़ इक्वल टू होता है 43,560 स्क्वायर फीट. कितना ही होता है, कितना होता है 40. ये आपको याद करना पड़ेगा नंबर. जैसे आप ऐसा याद करते हैं ना कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, या 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, या आप याद ही तो करते हैं, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, या 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. तो ये आप याद ही करते हैं बचपन से, तो आपको ये भी याद कर लो इसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि
1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा कि 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1000 कितने होते हैं? 1000 भी होते हैं ना। 1 टन इक्वल्स 1 टन में 1000 केजी होते हैं, तो 10 टन में कितना केजी होता है? 10,000 हो जाएंगे। तो कुल मिला के अब मैंने दोनों को केजी में और स्क्वायर फीट में डिवाइड कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन बनेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है? इनवर्स है। कम खेत के लिए कम खाद लगेगी, ज्यादा खेत के लिए ज्यादा खाद लगेगी। कौन कह रहा है कि इनवर्स है? मैंने बोला, सबने कह दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैन्योर, या ऊपर चाहे तो तुम एरिया लिख लो और नीचे मैन्योर लिख लो, काउ मैन्योर। तो एरिया पहले कितना दिया हुआ? 43,560 के लिए मैन्योर 10,000 केजी लगता है ना। 1 टन लगता है, 10 टन लगता है, 10,000 केजी होगा। अब मेरे को कितना एरिया है मेरे पास? ये 1 2 3 4 5, इतना स्क्वायर फीट एरिया मेरे पास है और मुझे ये निकालना है कि कितनी खाद लगेगी। तो एक्स लिख लेंगे और उसके बाद अपना वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? बोलो। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी 43560 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स की वैल्यू आप स्वयं निकाल लेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा मत कर देना कि कहीं पे खाद ऊपर रख रहे हो, कहीं पे एरिया नीचे रख रहे हो। इस कॉलम में दोनों ध्यान से लिखना कि दोनों एरिया ही लिखे हैं कि नहीं। मतलब एरिया वाले कॉलम के आगे दोनों एरिया ही होने चाहिए और मैन्योर वाले कॉलम के आगे दोनों मैन्योर ही होना चाहिए। एक दिया है उसने 1 टन और 10 टन, और एक उसने दिया है जो निकालना है आपको, एक्स निकालना है। तो ये ध्यान रखना। कई बार हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, किसी के आगे कुछ किसी के आगे। इसको कैलकुलेट आप खुद कर लेंगे ना। आगे बढ़ जाए। सरल ही क्वेश्चन है सारे एक ही जैसे। आगे बढ़ जाए। चलो, हो गया सबका? Who said no? तो जल्दी उतार, अभी सोच ही रही है। मेरी शक्ल देख लो, तुमने साल भर देखी थोड़ी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप स्वयं ही बता देंगे मुझे। बहुत सरल क्वेश्चन है। अ टैप माने नल takes 15 seconds to fill a mug of water, है ना। The volume of the mug is 500 ml. How much time does the same tap take to fill a bucket of water if the bucket is 10 liters? अब यहाँ पर भी परेशानी वही है, ये लीटर में है, ये ml में है। तो या तो मैं इसको भी ml में कन्वर्ट कर लूँ या इसको लीटर में। तो मैं इसको ml में कर लेती हूँ। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं, अभी बताया मैंने। तो 10 लीटर में 10,000 ml। 10,000 ml, ये 10,000 ml की मेरी क्या है? बकेट है, बाल्टी। तो मेरे पास मैं ऐसे एक बना लूंगी जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगी वॉल्यूम, या कितने वॉल्यूम के लिए कितना टाइम, यहाँ पर लिखूंगी टाइम। यानी 500 ml का जब मुझे मग भरना है तो मुझे कितना टाइम लग रहा है? 15 सेकेंड्स लगेगा, है ना। तो मुझे 10,000 ml की बाल्टी भरनी है, तो मान लिया x टाइम लगेगा। तो वही, अब बताओ कि बड़ी बाल्टी भरने के लिए तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। अगर सेम ही नल है, उसमें सेम ही स्पीड से पानी आता है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो दिस अपॉन दिस 500 अपॉन 15 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 500। कितना आ गया?
1500 सेकेंड्स में आंसर आएगा। आपको इसमें क्या करना है, मिनट्स में चेंज कर लेंगे या घंटे में चेंज कर लेंगे। मिनट्स में चेंज कर लीजिए तो कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट्स आ जाएंगे। कितने मिनट्स आ जाएंगे बताइए, बताइए। 25, ये इसका आंसर। ठीक है, हो गया। करिए, इसको नोट करिए। यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन कराना था आई थिंक। ये मैंने तुमसे कहा था, ये बहुत इजी है इसको करना। अ ट्रैक्टर कैन प्लॉग द सेम एरिया ऑफ फील्ड 4 टाइम्स फास्टर देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन। ठीक है, मतलब अगर आप एक बैलों की जोड़ी ले लो, पहले से किससे होती थी खेत की जुताई, बैलों से, और अब कहाँ से होती है, ट्रैक्टर से। तो ये कह रहा है कि एक जो ट्रैक्टर है उससे अगर आप खेत जोतेंगे तो वो एक बैलों की जोड़ी से 4 गुना ज्यादा फास्टर, मतलब अगर एक जोड़ी बैलों की 4 घंटे में एक खेत की जुताई करती है तो ट्रैक्टर उसको 1 घंटे में ही कर देता है, उससे 4 टाइम्स फास्टर करता है। देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन, अ फार्मर वांट्स टू प्लॉव हिज 20 एकड़ फील्ड, उसको अपने 20 एकड़ फील्ड की जुताई करनी है। अब पेयर ऑफ ऑक्सन, और जो एक बैलों की जोड़ी है वो 6 घंटे लेती है उसको, उस जितनी लैंड उसको जुताई करनी है उसके लिए। हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ द फार्मर यूज अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लॉव द फील्ड? हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम इफ ही डिसाइड टू यूज अ ट्रैक्टर? वो कह रहा है कि अगर वो चाहता है कि बैलों से जुताई करे तो कितना टाइम लगेगा, और अगर वो चाहता है इसकी जगह ट्रैक्टर यूज कर ले तो कितना टाइम लगेगा, बताओ। देखो पहले तो लैंड कितना है, देखो इसमें सारी चीजें जितनी भी हमको एरिया दिया है सब एकड़ में ही दिया है, तो हम एकड़ को एकड़ में ही रख सकते हैं। कल क्या था, कुछ हमें फीट में दिया था, कुछ एकड़ में दिया था, तो हम चेंज कर रहे थे। ठीक है ना, तो देखो कितना लैंड है उसके पास, लैंड एरिया कितना है फार्मर का है, इक्वल्स टू 20 एकड़ है। कितना एकड़ है, 20 एकड़। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कह रहा है 1 एकड़ को, फॉर 1 एकड़ बैलों को कितना टाइम लगता है, एक पेयर को 6 आवर्स लगते हैं 1 एकड़ के लिए। बैलों की जोड़ी को 1 एकड़ के लिए कितना लगता है, 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो अगर वो बैलों से ही अपने खेत की जुताई करवा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 120। देखो यहाँ पर हो गया एरिया, लैंड एरिया, और यहाँ पर हो गया टाइम। ये हम सबकी बात करें जब ऑक्स खेत की जुताई कर रहे हैं। तो जब एरिया 1 एकड़ होता है तो टाइम कितना लगता है, 6 आवर्स लगते हैं। तो जब एरिया 20 एकड़ है उसके खेत का तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, लेट एक्स लगता है। कम खेत की जुताई के लिए कम टाइम, ज्यादा खेत की जुताई के लिए ज्यादा टाइम। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो कितना हो जाएगा, सीधे ही आ गया है 1/6 इक्वल्स टू 20/x। तो x इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरीके से, तो x इक्वल्स टू 6 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा 120, क्या 8 लग जाएंगे, 120 घंटे लग जाएंगे अगर वो बैलों से अपने खेत की जुताई कराएगा। कहाँ से, पेपर भाई, एक पेन दो बेटा, सर ने यही भिजवा दी, पेन दे दो कोई सर। दो। तो भाई क्लास में टोटल बच्चे कितने, 31? अच्छा हाँ 39। ठीक है, अब यहाँ देखो बीच में डिस्टर्ब नहीं करो। तो ये इसे दोनों चीज पूछिए कि जब वो बैलों से जुताई कराएगा तो कितना टाइम लगेगा, और ट्रैक्टर से कराएगा तो कितना टाइम लगेगा। अब ट्रैक्टर वाला कर लो, ये ट्रैक्टर वाला 30 आएगा। ये ट्रैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम किससे कर रहे हैं, ट्रैक्टर से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ लैंड,
पूरा लिखना, वैसे बुक कॉपी में तो पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। यहाँ पर लिखेंगे टाइम। तो जब ट्रैक्टर से हम, इसमें ट्रैक्टर का कितना दिया हुआ, कहाँ गया? हाँ देखो 4 टाइम फास्टर करता है ना, 4 टाइम फास्टर। तो यहाँ पर दिया था कि 1 एकड़ को फिर कितने में कर देगा ट्रैक्टर? 1.5 घंटे में कितने में करेगा? हाँ, तो 1 एकड़ को कितने में करेगा? 1.5। ठीक है, 4 टाइम फास्टर है ना, यानी वो 4 टाइम इससे क्या कहते हैं उसको, वो 6 है तो ये 1.5 घंटे में कर देगा। अब लैंड एरिया है 20 एकड़, तो आपको ये बताना ट्रैक्टर को कितना टाइम लगेगा। तो सेम इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, कम एरिया के लिए कम टाइम, ज्यादा के लिए ज्यादा टाइम। तो ये हो जाएगा 20/x, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.5 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 30 आवर्स हो जाएगा। सोचो 30 आवर्स से आएगा ना? कहाँ 30 आवर्स, कहाँ 120 आवर्स, है ना। और अगर तुम्हें ये देखना है कि हमारा आंसर राइट है या नहीं, तो भी आप देख पा रहे हैं कि जितनी देर में ट्रैक्टर कर रहा है उससे 4 गुना घंटे में कौन कर रहा है? बैलों की जोड़ी, है ना। ट्रैक्टर 30 आवर्स में ही कर दे रहा है और बैलों की जोड़ी से 4 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कितना? 3 4 जा 12, 120 आवर्स लगे। तो आपको आंसर भी चेक हो गया कि आंसर भी ठीक निकल कर आ रहा है आपका, कि अगर हम बैलों से जुताई करा रहे हैं तो 4 गुना ज्यादा घंटे लग रहे हैं, और अगर ट्रैक्टर से करा रहे हैं तो 4 गुना कम घंटे लग रहे हैं। क्लियर है सबको? तो इसको इजियर मेथड से करने के लिए 2 अलग अलग बना लेना, एक बार बैलों की जोड़ी वाला और एक बार ट्रैक्टर वाला, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए, नोट कर लो, इसको करते रहा करो नोट। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सुनना है। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन आपको दिया है, इस टाइप का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था पहले एग्जाम्पल में, शायद आपने ये किया था। यहाँ देखो, सब इधर देखेंगे, अभी कोई नहीं लिखेगा, इस क्वेश्चन को समझ लो। ये कह रहा है कि द 10 रुपीज कॉइन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। एलॉय क्या होता है? जो 2 मेटल्स को मिक्स करके बनता है उसको एलॉय कहते हैं। तो प्योर मेटल को जब मिक्स करते तो कोई नई चीज बनेगी ना, तो वो जो बनता है उसको क्या कहते हैं? एलॉय। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास एक 10 रुपीज का कॉइन है। ठीक है, किस किस से मिलकर बना है ये कॉइन? 2 अलग अलग मेटल से मिलकर बना है, कॉपर से और निकल से। ठीक है, निकल से मिलकर बना है, और इसका जो मिक्सचर है उसमें कॉपर और निकल का जो रेशो है वो है 3:1। ठीक है, इस एलॉय को बनाने के लिए हमको इस रेशो में इन दोनों मेटल को मिलाना पड़ता है। अगर इस कॉइन का जो मास है वो 7.74 ग्राम्स है। ठीक है, और 2 चीजें हमारे पास है, एक है कॉपर। कॉपर की जो कॉस्ट है वो है 906 रुपीज पर केजी, माने 1 किलो कॉपर खरीदेंगे तो 906 रुपीज का आएगा। ठीक है, और निकल की कॉस्ट क्या है? निकल की कॉस्ट क्या है? ये है 1341 रुपीज पर केजी। तो ये कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मेटल्स इन 10 कॉइन्स, ₹10 कॉइन। ठीक है, जो ₹10 के एक कॉइन में जितना मेटल यूज हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, माने एक कॉइन बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। तो अब मैं कैसे करूंगी? मुझे 2 अलग अलग मेटल का कॉस्ट पता है, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा इस 10 रुपीज के कॉइन में कितना कॉपर यूज हुआ है और कितना निकल यूज हुआ है ना। तो कितना यूज हुआ होगा? देखो पहले हम जो हमें रेशो दिया है उसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा? 4। तो पहला वाला जो रेशो दिया है, मैंने पहला नंबर जो है वो कॉपर के लिए है, तो कॉपर ग्राम्स में कितना हो जाएगा? 3/4। ऊपर तो आएगा 3, नीचे टोटल आएगा इंटू 7.74। ठीक है, ये मैं क्या निकाल रही हूँ? कॉपर का मास निकाल रही हूँ कि कॉपर कितना है। मास ऑफ कॉपर लिखेगा, मास ऑफ कॉपर इक्वल टू ये हो जाएगा, ये कटेगा ना। यहाँ देखो रेशो ऑफ कॉपर एंड निकल हो गया 3:1। टोटल मास ऑफ द कॉइन हो गया 7.74 ग्राम्स।
मास ऑफ कॉपर हो गया 3/4 इंटू 7.74। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, फिर ये आ जाएगा। इतने ग्राम्स क्या हो गया कॉपर। मास ऑफ निकल भी ऐसे निकालेंगे 1/4 इंटू टोटल मास ऑफ द कॉइन, तो ये इतना हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम कॉपर, मतलब 1 kg का मतलब 100 ग्राम कॉपर कितना है 906 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम कॉपर इतना हो जाएगा, और फिर कॉस्ट ऑफ जितने ग्राम जो है आपके कॉइन में यूज हुआ है उसका कॉस्ट इतना हो जाएगा। इसको आप खुद से कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका आ गया कि जितना कॉइन में आपका कॉपर यूज हुआ है वो इतने रुपए का होगा। इसी तरीके से सेम कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम निकल इतना, तो कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम निकल इतना, और कॉस्ट ऑफ 7.74/4 ग्राम निकल जो कि आपके इसमें यूज हुआ था इतना निकल, इसका कॉस्ट कैलकुलेशन के बाद ये आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि एक सिक्के की ढलाई में, एक सिक्का बनाने में कितना कॉस्ट लगती है, मतलब कितने कॉस्ट का मटेरियल लगता है। अभी उसको बनाने का पैसा जो कारीगर लेंगे वो अलग लेंगे, मतलब फिलहाल कितने रुपए का उसमें कॉपर और निकल मिला के लगता है ये आपको निकालना है।